मुनसिफ तेरी अदालतों की शोहरतें बजा, मुनसिफ तेरी अदालतों की शोहरतें बजा, मेरा चमन उजड़ गया तेरे फैसलों के बाद। दूसरा शेर जी, वही कातिल वही मुनसिफ, अदालत इसकी वो शाहिद, बहुत से फैसलों में अब तरफदारी भी होती है। तीसरा शेर, इसी का शहर वही मदई वही मुनसिफ, हमें यकीन था हमारा कसूर निकलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रही हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और पार्लियामेंट एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। दोनों इदारे एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। पाकिस्तान की तारीख में आज तक इस मुल्क में ऐसा नहीं हुआ कि किसी डिक्टेटर का किसी जज का एहतसाब हुआ हो, क्योंकि सर पहली बार पाकिस्तान में एक जज साहब जिनको कहा जाए कि उन्होंने शायद अपने आप को इफ्तिखार चौधरी और वो जो दूसरे क्या नाम थे उनके, साकिब निसार साहब, इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार साहब से भी बड़ा जज तस्वुर किया हुआ था। वो समझते थे कि मैं कोई जुडिशल ऑर्डर दूंगा और उस जुडिशल ऑर्डर के जरिए ये हुकूमत जो है इसका मुंह बंद हो जाएगा और ये हुकूमत कुछ कर नहीं सकेगी। तो सर वो जो जज साहब हैं उनको असल में जो तकलीफ और मरोड़े उठ रही हैं वो इस बात की उठ रही हैं कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के अंदर जो तरमीम की, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब से तनहा हैसियत में अस खुद नोटिस लेने का जो इख्तियार था वो छीन लिया गया। असल जो प्रॉब्लम है वो ये है, और असल प्रॉब्लम एक और है, वो ये कि अगर काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए, जो कि सितंबर के अंदर बंदयाल साहब रिटायर हो रहे हैं, और बंदयाल साहब को पता है कि मेरे जाने से पहले पहले इमरान खान साहब जो हैं अगर वो इस मुल्क पर मुसल्लत ना हुए तो फिर सर हमारी बेगमात नाराज हो जाएंगी, फिर हमारे रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे, फिर हमारे अजीज़ो कारब नाराज हो जाएंगे। और वो आप सबको कहानी याद है ना, वो फारूक बंदयाल साहब की, वो जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बताया जाता है ताल्लुक है। तो सर मैं फिर मुंह खोलूंगा तो फिर बातें दूर तक जाएंगी, इसलिए मैं अपने मुंह को चाहता हूं कि किसी तरह कंट्रोल रखूं और बातें जो हैं वो बिलो द बेल्ट ना करूं ताकि किसी की दिल आजारी ना हो जाए। लेकिन जिस तरह से ये जजेस बिठाए जा रहे हैं बेंचेस के अंदर, और जिस तरह से इमरान खान साहब से मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है, और इमरान खान साहब से मोहब्बत का इजहार करते करते आपने देखा कि किस तरह से आर्टिकल 63A के अंदर सुप्रीम कोर्ट के एक हमारे मौजूद जज हैं जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, उन्होंने आइन का हुलिया बिगाड़ दिया, आइन के मुंह पे तमाचा मार दिया, आइन को पकड़ के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और कहा पार्लिमानी हेड का जिक्र है गया आइन दे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 63A दे अंदर पार्लिमानी हेड कवेगा दे पार्टी चलेगी। मतलब पार्टी चेयरमैन को नहीं देखा गया, पार्टी चेयरमैन की इंस्ट्रक्शंस को नहीं देखा गया, पार्टी के चेयरमैन के फैसलों को पाबंद नहीं बनाया गया और कहा गया कि जी जो पार्लिमानी हेड होता है ना पार्टी का, वो जो कहता है वही होता है। तो सर मौसूफ जो है ना अब उमर अता बंदयाल साहब, खबरें तो कोई अच्छी नहीं है लेकिन खबरें आपके सामने रखनी है, और एक हुक्म अदालत देती है, उस ऑर्डर को पार्लियामेंट जो है वो डिसमिस कर देती है, फिर पार्लियामेंट बैठकर वो कोई लेजिस्लेशन करती है, कानून बनाती है, उसके ऊपर जी अदालत कह देती है कि उसके ऊपर अमल दरामद रोक दिया जाए, और फिर पार्लियामेंट बैठकर अरकान पार्लियामेंट तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो गवर्नमेंट की पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और उसमें कहती हैं कि अदलिया अपने इख्तियारात से तजावुज़ कर रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि जब हमारी अदालतें पॉलिटिसाइज होंगी तो सर इल्ज़ामात लगेंगे, उंगलियां उठेंगी, शोहरतें ख़राब होंगी, शोहरतें दागदार होंगी। वो कहते हैं ना कि मुनसिफ तेरी अदालतों की शोहरतें बजा, मुनसिफ तेरी अदालतों की शोहरतें बजा, मेरा चमन उजड़ गया तेरे मुतनाज़ा फैसलों के बाद। वैसे शेर तो ये था मेरा चमन उजड़ गया तेरे फैसलों के बाद, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि मेरा चमन उजड़ गया तेरे मुतनाज़ा फैसलों के बाद। सर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 8 रुकनी बेंच बना, और 8 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट के ही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, जिसको पार्लियामेंट के अंदर एक कानून की शक्ल दी गई, जिसके ऊपर अरकान पार्लियामेंट सब अरकान पार्लियामेंट मुत्तफिक थे, और वो कानून बना और सदर मुमलिकत के पास गया। सदर मुमलिकत साहब जो इस मुल्क के
आप समझ लें कि उनको इस बात का एजाज जाता है कि अब तक पाकिस्तान के अंदर जितने भी सदर आए उनमें से सबसे ज़्यादा मुतनाज़ सदर जिन्होंने डर्टी पॉलिटिक्स की वो आरिफ अलवी साहब हैं, जिनका नाम तारीख के बदतरीन सुनहरी रूप में लिखा जाएगा और लोग उनके नाम पर लानतें वसूल करेंगे, बल्कि आप कहेंगे लोग उनके नाम के ऊपर लानतें डालेंगे कि जी आरिफ अलवी साहब ने किस तरह पाकिस्तान में एक क्रेडिबल, एक ईमानदार जज जस्टिस कादी फायज ईसा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भेजा, सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि वो जज इनको खटकता था। इनको डर था कि इनकी जो है ना वो कारस्तानियां खोलेंगी, इनको डर था कि वो जज जो आइन और कानून के मुताबिक फैसले करता है, जिसको व्हाट्सएप के ऊपर फैसले मौसूल नहीं होते, वो जज अगर बैठा रहा तो वो हमारा जो है वो मक्कू ठपा जाएगा। सर बात सिर्फ इतनी थी कि सारी चीज़ें इनको पता होने के बावजूद इन्होंने ये इकदाम उठाया। अब सदर साहब जो हैं जी वो सुप्रीम कोर्ट का ही जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जिसके ऊपर पार्लियामेंट मुत्तफिक थी, उस बिल के ऊपर तड़ियां लगाते हैं पार्लियामेंट को कि जी मैं इसको अदलिया में चैलेंज कर दूंगा। वो हो गया अदलिया में चैलेंज। 8 रुकनी बेंच बना। जस्टिस उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब ऑडियो वाले जज, परवेज लाई साहब से फोन पे बातें करके चो साहब की हाल है, ठीक हो, ओ मोहम्मद खान भट्टी का केस थोड़े बेंच लवाना, ठीक है ठीक है। उनके बेटों की करप्शन की कहानियां जो खुली हैं उसके ऊपर अभी तक जो फाइलें खुली हैं उसके ऊपर चीफ साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया। मोहम्मद खान भट्टी साहब से मुतल्लिक जो इंकशाफात हुए, जो मोहम्मद खान भट्टी ने इंकशाफात किए मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के बेटों से मुतल्लिक, मुस्तफ़ा और मुर्तज़ा नकवी के, ये किक बैक्स लेते थे, करप्शन करते थे, जो है वो पैसा लूट मार के जरिए कमाते थे, उसके ऊपर कोई तहकीकात नहीं। जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस हसन नज़र रिजवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, 8 रुकनी बेंच बन गया। और आपको इस कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि सर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वही हाल हुआ जिस तरह हमारे पाकिस्तान में जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट में होता रहा कि हमारे जूनियर जनरलों को पकड़ पकड़ के आर्मी चीफ लगाया जाता रहा, फिर उनको एक्सटेंशनें दी जाती रहीं, फिर उनको इस मुल्क कौम पर मुसल्लत किया जाता रहा। हमने मुल्क कौम पर मुसल्लत किया था ना जनरल इशफाक परवेज कैनी को, नताइज आपके सामने है। हमने बाजवा को इस मुल्क पर मुसल्लत किया, नताइज आपके सामने है। तो जो गलतियां वज़राए आज़म ने की उसका खमियाजा इमरान खान साहब ने भी भुगता, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने भी भुगता, हर बंदे ने भुगता, इसलिए कि सर सबको माजी से सबक मिला कि जो गलत फैसले हमने किए वो गलत फैसले उल्टा हमारे गले पड़े, उल्टा हमारी हुकूमतों के लिए नुकसानदेह साबित हुए। तो इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में यह रवायत चल पड़ी कि एक लाहौर हाई कोर्ट से जी जज हैं जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, बड़ी काबिल एहतराम, बहुत डिग्निटी वाली, बहुत अच्छी, बड़ी क्रेडिबल उनके फैसले बोलते हैं, और लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने बड़े दबंग फैसले किए, लेकिन उनको जी पकड़ के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जज अपॉइंट कर दिया जाता है। जस्टिस गुलजार साहब जिन्होंने साकिब निसार की बाकियात को आगे बढ़ाते हुए जूनियर जजेस को बतौर जज सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किया, वो मौसूफ जस्टिस आयशा मलिक साहिबा को पकड़कर सुप्रीम कोर्ट में बतौर जूनियर जज तैनात कर देते हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर। अब ये जरा आपने जरा सुनना है बड़े ध्यान से, आज का व्लॉग बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें बड़ी मैंने चीजें जो है ना वो आपके साथ डिस्कस करनी है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब जो हैं जी, इनको सिंध हाई कोर्ट से पकड़ के सुप्रीम कोर्ट में जज अपॉइंट कर दिया जाता है। ये भी मौसूफ जूनियर जज। जस्टिस हसन नजर रिजवी, ये भी जूनियर जज, इनको भी पकड़ के सुप्रीम कोर्ट में बतौर जूनियर जज अपॉइंट कर दिया जाता है। और फिर वो जस्टिस शाहिद वहीद साहब जो लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं, जिनके नाम पर बड़ा फटा पड़ा, और उनको जी पकड़कर बतौर जूनियर जज सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट कर दिया जाता है। अब इस बेंच में जो 4 जजेस हैं वो इंतहाई जूनियर जजेस हैं, वो जूनियर जजेस जो सुप्रीम कोर्ट में जज की जो है ना वो आप समझ लें कि जज अपॉइंट होने के भी काबिल नहीं थे, लेकिन बहुत इज्जत और एहतराम के रिश्ते के साथ बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी उनको जज अपॉइंट किया गया, जोर ज़बरदस्ती किया गया, जैसे भी किया गया। अब इस फैसले से कोई इख्तलाफ करता है, कोई हमायत करता है, वो उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन सर अब लड़ाई पड़ गई है कि सुप्रीम कोर्ट में जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 8 रुकनी बेंच बना, चीफ साहब जी कहते हैं कि जी हम पार्लियामेंट की इज्जत करते हैं, नोटिस जारी कर दिए, नोटिस जारी करने के बाद समाअत मुलतवी,
समात मुलतवी कर दी गई। तमाम फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए समात अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। और अब आते हैं जी असल पॉइंट की तरफ कि जो आला अदलिया से मुतल्लिक पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए करारदाद कसरत राय से मंजूर हुई। 8 रुकनी बेंच को तहलील किया जाए। करारदाद का मतन था कि ये ऐवान सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को तशवीश की नज़र से देखता है। करारदाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आगा रफ़ीउल्लाह ने पेश की। ये ऐवान सीनियर जजेस को बेंच में शामिल करने का मुतालबा करता है। अब ये जो करारदाद थी जिसमें अदलिया के किरदार के वाले से मजम्मत की गई और 8 रुकनी बेंच के वाले से कहा गया कि जिसको तहलील कर दिया जाए, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली आगा रफ़ीउल्लाह साहब ने पेश की। और यहाँ से जी रोला पड़ता है, असल रोला अब यहाँ से शुरू होता है। इसके बाद क्या होता है कि जी सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर अमल दरामद ता हुक्म सानी रोक देती है और कहती है कि जी एक्ट बादिल नज़र में अदलिया की आज़ादी और अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। 8 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी करती है सुप्रीम कोर्ट और फिर कहते हैं कि जी सदर की मंजूरी के बावजूद सदर की मंजूरी अगर हो जाती है तो फिर तो ये बिल पास हो जाता है। अगर सदर नहीं देते, मंजूरी नहीं देते, तो 8 रुकनी बेंच जो है उसका ये फैसला है कि अगर सदर मंजूरी नहीं देते तो ऑटोमेटिकली कानून बन जाएगा। तो सर असल जो है ना प्रॉब्लम ये है कि जो मक्कू ठप्पा गया है इमरानी मोहब्बत में गिरफ्तार लोगों का, उनको समझ नहीं आ रही कि वो किस तरफ जा रहे हैं, वो अदलिया को किस तरफ लेकर जा रहे हैं और वो इदारे को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा रहे हैं अपने इन मुतनाज़ा फैसलों से कि वो करते क्या हैं कि जी वो जो ताहुक्म सानी अमल दरामद अदलिया का फैसला और उसके बाद वो कहते हैं कि जी नहीं, ये बेसिकली अदलिया के जो है ना वो अदलिया के फैसलों के ऊपर और अदलिया के इख्तियारात के ऊपर हमला है। ये कहा जाता है 8 रुकनी बेंच की जानिब से कि ये एक्ट जो है वो बादिल नज़र में अदलिया की आज़ादी और अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। अब यहाँ पर एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि असल जो तकलीफ और असल जो रोला है ना वो यही है कि पार्लियामेंट के हाथ में वो इख्तियारात क्यों हैं कि एक चीफ जस्टिस जो तनहा हैसियत में खुद नोटिस ले सकता है। बेसिकली ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो पार्लियामेंट के अंदर आया, वज़ीर कानून ने इस पर बहुत अच्छी बड़ी एग्रेसिव स्पीच की, लेकिन सर ये कानून इसलिए बना कि सुप्रीम कोर्ट के ही जो चीफ जस्टिस साहिबान हैं, जितने भी आगे आएंगे, जो भी अब तक आए, उन्होंने जिस तरह से खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल किया ये इंतहाई भोंडे तरीके से किया गया और इससे नुकसान पाकिस्तान की अदलिया को हुआ बतौर इदारा, बतौर इंस्टीट्यूशन। उससे बतौर इदारा, बतौर इंस्टीट्यूशन अदलिया की साख मुतासर हुई और जो चीफ जस्टिस साहब ने तनहा हैसियत में खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल किया था, इससे नुकसान तो जो होना ही होना था वो तो हुआ, साथ साथ अदलिया के जजेस जो हैं उन्होंने भी चीफ साहब पर अदम एतमाद किया। अब ये जो है ना सारा प्रोसेस, इसमें जी हुकूमती जमातों ने अदालती इस्लाहात बिल पर ताहुक्म सानी अमल रोकने का हुक्म मुस्तरद कर दिया। अब ये जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं इन्होंने हुक्म सानी जो है उस पर अमल रोकने का हुक्म जो है ताहुक्म सानी पर अमल रोकने का हुक्म मुस्तरद कर दिया और कहा गया कि अभी कानून बना ही नहीं, नाफिज भी नहीं हुआ और एक मुतनाज़ा और यकतरफा बेंच बनाकर इस कानून को जन्म लेने से ही रोक दिया गया। ये मुफादात के टकराव की खुली और संगीन तरीन मिसाल है। ये अदलो इंसाफ और सुप्रीम कोर्ट की साख का कत्ल है। ये फैसला नहीं वन मैन शो का शाखसाना है। ये आइन और पार्लियामेंट का इख्तियार सल्ब करना है। ये वफाक पर हमला और सीनियर तरीन जजों पर अदम एतमाद है। हुक्मरान जमातें निज़ाम इंसाफ में अदल लाने के लिए हिकमत अमली तैयार करेंगी, मुशावरत से मुस्तकबिल का लाहेअमल मुरतब करेंगी ताकि मुल्क व कौम को बहरान से निजात दिलाई जा सके। अहद करते हैं कि अवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट और इसके आइनी इख्तियार का तहफ़्फ़ुज़ और दिफा किया जाएगा। अब यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि फिर पार्लियामेंट और अदलिया, फिर पार्लियामेंट और अदलिया, मतलब क्लैश अदलिया और पार्लियामेंट का ही हो रहा है और नुकसान किसका हो रहा है? इस मुल्क व कौम का, इस रियासत का, इस पाकिस्तान की स्टेट का, इन पाकिस्तान के इदारों का। लेकिन नुकसान जो है वो अदलिया की नज़र में कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं है क्योंकि इमरान खान की जो मोहब्बत है उसमें जिस किस्म के फैसले हो रहे हैं सर, फिर मैं कह रहा हूँ कि तशवीश की लहर दौड़ पड़ी है
और पाकिस्तान को जो नुकसान हो रहा है इसका खमियाजा हमने नहीं सबने भुगतना है। अगर खुदा ना खास्ता इस मुल्क में जमहूरियत ना रही तो फिर जो आप इलेक्शंस का रोना रो रहे हैं, जो रोना पिट रहे हैं और जो कह रहे हैं कि जी इलेक्शंस करवा दिए जाएं, फिर ये इलेक्शंस 1 साल तक आपको नहीं नज़र आएंगे, ना ही होते नज़र आएंगे, ना ही इसका कोई नामो निशान लेता नज़र आएगा, क्योंकि हालात अगर एमरजेंसी की तरफ चले गए तो नुकसान इस मुल्क को कौम का होगा। और फिर जी अगला पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो कि हुकूमत ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की मुद्दत मुलाजमत में कमी का फैसला कर दिया। अब ये खबर आई एयरवाई न्यूज़ के जो हेड ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं नईम अशरफ भट्ट साहब। नईम साहब जो हैं वो खैर हमारे दोस्त भी हैं बड़े अच्छे, और उनके साथ हमारे बड़े अच्छे ज़ाती मरासिम भी हैं। लेकिन नईम साहब ने जो खबर दी है, खैर मैं अब उनसे पूछूंगा, वो इसकी तस्दीक कर सकते हैं, वो खुद बता सकते हैं। लेकिन उन्होंने जो खबर दी है जो उनको बावसूख ज़राए से मिली है, उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट ये फैसला कर चुकी है कि हुकूमत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत में कमी का फैसला कर चुकी है। और इस हवाले से वजारत कानून जो है वो पार्लियामेंट में एक बिल पास करेगी, बिल बनाएगी, बिल लेकर आएगी और वो कानून बनेगा। और वो जब कानून की शक्ल इख्तियार कर जाएगा तो सदर मुमलिकत के पास जाएगा, और सदर मुमलिकत के पास जाएगा, वो साइन नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो कानून नाफिज हो जाएगा। अब ये जो कानून है बेसिकली मैं समझता हूँ कि नईम अशरफ भट्ट साहब जो एक बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, खैर उनका ताल्लुक तो उस चैनल के साथ है जो चैनल बराह रास्त इमरान खान साहब की फेवरिज्म करता है, एयरवाई न्यूज़। और एयरवाई न्यूज़ पर बैठे जो सहाफ़ी हैं, अगर आप उनको बतौर जर्नलिस्ट सुनना चाहते हैं और अगर उनको बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट के सुनना चाहते हैं तो सर आपको उनकी ज़ुबान से पीटीआई की तर्जुमानी नज़र आएगी और कुछ नहीं नज़र आएगा। तो मैं खैर यही बात करूँगा कि देखते हैं जी इस हवाले से क्या होता है। लेकिन वज़ीर कानून साहब जो हैं उन्होंने जी माफ़ी मांगी है, और उन्होंने बड़े जो है ना वो आप समझ लें कि बड़ी मायूसी का इजहार करते हुए उन्होंने माफ़ी मांगी। और उन्होंने कहा जब तमाम हुकूमती इत्तेहादी जमातों की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उसमें आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो वफाकी वज़ीर कानून है उन्होंने कहा कि जी मैं इस बात पर माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने जुडिशल कमीशन के इजलास में जब जजेस की अपॉइंटमेंट होनी थी तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के 2 मोस्ट जूनियर जजेस को बतौर सुप्रीम कोर्ट जज उनको वोट दिया, उनके नाम की मंजूरी दी, और उस वक्त जो मैंने ये काम किया था ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था, ये मेरा ब्लंडर था। सर जब चिड़ियाँ चुग गई खेत तो माफ़ी मांगने का कोई फ़ायदा नहीं। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने बेसिकली जो मैं ये समझता हूँ कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं जो एक बड़े मायनाज वकील हैं, मैं हैरान हूँ वैसे उनकी अक्ल के ऊपर और उनकी दानिशमंदाना सोच के ऊपर कि वो किस तरह से उमर अता बंदयाल साहब की बातों में आ गए और किस तरह से उन्होंने 2 जूनियर जजेस जो हैं उनको वोट दिया और उनको सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज अपॉइंट करने में उनका जो वोट था उसने एक बड़ा कलीदी किरदार अदा किया, बड़ा एक रोल प्ले किया। तो मैं ये समझता हूँ कि उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो तो खैर कह गए होंगे इनको आज़म नज़ीर तारड़ साहब को, लेकिन आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की मुखालफत के बावजूद वो वोट जो है वो जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद को दिया। और उस वक्त जो हमारे अटॉर्नी जनरल थे अशतर औसाफ अली, उन्होंने भी वोट दिया, वो भी साथ साथ जो है वो शरीके जुर्म है और उन्होंने भी जुर्म किया। डेफिनेटली दोनों ने जब 2 वोट कास्ट किए तो आज सर पाकिस्तान में ये क्राइसिस ना होता। गवर्नमेंट को चाहिए, वज़ीर आज़म साहब को चाहिए कि जो वज़ीर कानून है, अगर किसी को वज़ीर कानून बनाना है तो कोई दबंग किस्म के इंसान को, कोई दबंग किस्म की पर्सनालिटी को वज़ीर कानून बनाए। आज़म नज़ीर तारड़ साहब नो डाउट एक बहुत कॉम्पिटेंट लॉयर हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो वज़ारत कानून के ओहदे के लिए सूटेबल कैंडिडेट हैं। आपके पास मोहसिन शाहनवाज रंजा साहब हैं, आपके पास सेनेटर रज़ा रब्बानी साहब हैं, आपके पास नैयर बुखारी साहब हैं, आपके पास फ़ारूक एच नाइक साहब हैं, आपके पास सेनेटर फ़रतुल्लाह बाबर साहब हैं, आपके पास इतने सीनियर पॉलिटिशियंस हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास फ़रतुल्लाह बाबर, रज़ा रब्बानी, फ़ारूक एच नाइक, तो आप इसमें से किसी को भी वज़ीर कानून बना दें। लेकिन आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने जो किया इसको पाकिस्तान की कौम माफ़ नहीं करेगी। ये अगर तो बातों में आए तो आए, मैं नहीं कहता कि नहीं आए, हो सकता आगे हों, लेकिन सर खुद अगर उन्होंने ये जानबूझकर किया
और अब वो जो माफ़ी मांग रहे हैं उसका खमियाजा आज पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज भुगत रही हैं उमर अता बंदयाल साहब के जुडिशल मार्शल लॉ की सूरत में। और ये जो जुडिशल मार्शल लॉ है, ये अगर इमरान खान की मोहब्बत में अगर कोई गिरफ्तार होकर और उसकी मोहब्बत में बराह रास्त सामने आकर वो अगर इजहार कर रहा है कि जी हमने इमरान खान को लाना है और इस तरह के फैसले देने हैं, 8 रुकनी बेंच, 5 रुकनी बेंच, 3 रुकनी बेंच, तो सर इससे नुकसान पाकिस्तान का होगा, निज़ाम अदल का होगा, रियासत का होगा, पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत का होगा, सियासतदानों का होगा, सिविलियंस का होगा, और इससे पाकिस्तान जो है उसको नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा और फिर हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। लिहाजा उमर अता बंदयाल साहब जो हैं उनके वाले से मैं लास्ट बात ये कर दूं कि मुझे वो अपना टेन्योर बहुत इज्जत और बहुत एहतराम के साथ मैं ये बात कर रहा हूं कि मुझे वो अपना टेन्योर कंप्लीट करते नजर नहीं आ रहे। आगे क्या होता है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, एंड आई डोंट केयर कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर क्या फैसले होते हैं। लेकिन सर जिस तरह से अदलिया पोलिटिसाइज हो गई है, धमाका उधर से भी हो सकता है कि उधर जो 7 जजेस बैठे हैं वो भी फैसला कर सकते हैं। तो किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। जिस तरह नवाज शरीफ साहब को तौहीन अदालत केस में उस वक्त के जस्टिस सज्जाद अली शाह ने फारग करने के लिए इस किस्म के इकदाम उठाए थे, तो दूसरा बेंच बैठ गया था जस्टिस सईदुज़्ज़मान सदीकी साहब का, और जस्टिस सईदुज़्ज़मान सदीकी साहब के पास उस वक्त अक्सरियत थी। लिहाजा उन्होंने सज्जाद अली शाह साहब के फैसले को पकड़ के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया था। तो कहीं ये ना हो कि उमर अता बंदयाल साहब फंस जाएं, क्योंकि नकवी साहब को बचाते बचाते बहुत से लोग फंस सकते हैं। तो जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब जिनकी शोहरत के ऊपर बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं, मैं समझता हूँ कि वो जज के, वो मुनसफ के ओहदे के काबिल नहीं है और उनको स्टेप डाउन करना चाहिए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर अपने रेफरेंस से मुतल्लिक अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करना चाहिए और उनका कड़ा एहतसाब होना चाहिए, ताकि इस पाकिस्तान में कोई भी शख्स जो अक्रॉस दी बोर्ड बात करता है कि जी अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए, उसमें जज है, जर्नैल है, सहाफ़ी है, सियासतदान है, कोई भी शख्स है, ब्यूरोक्रेट है, टेक्नोक्रेट है, हर बंदे का एहतसाब हो। अगर मुझ समेत जितने सहाफ़ी बात कर रहे हैं, कोई गलत बात करता है, कोई गलत चीज़ें डिस्कस करता है, कोई गलत चीज़ें जो है वो आपके सामने रखता है, तो हमें भी कटहरे में खड़ा करके हमारा भी एहतसाब किया जाए। ये पाकिस्तान ठीक होगा तो ऐसे ही होगा, और जो पार्लियामेंट के इख्तियारात को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगे तो उनको अपना अंजाम नज़र आ जाएगा। इससे ज़्यादा मज़ीद बात नहीं करनी, क्योंकि इस व्लॉग को यहीं पर वाइंड अप करने जा रहा हूँ। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।